हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ। ओके, न्यूटन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर क्लास के लिए, हर एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने मोशन के लिए 3 नियम दिए हैं। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। बहुत लोग न्यूटन का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ जानते हैं थोड़ा बहुत, और थर्ड लॉ तो बहुत को जानते हैं। एक फॉर्मूला है न्यूटन का, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, जो हर कोई जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं तीनों का डेफिनेशन क्या है और तीनों का फॉर्मूला क्या है। बहुत ही इजी तरीके से ध्यान देंगे आप लोग। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। इसको हम लोग मोशन का इनर्शिया भी बोलते हैं या इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि दुनिया में जितने भी बॉडी है, सारी बॉडी की जो कंडीशन है, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, या कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन करता हुआ रहेगा। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसका मतलब है कि बॉडी हमारा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसका मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इस बॉडी का जो टोटल फोर्स है, एफ नेट है, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, summation of all forces is equal to 0. That means F1 plus F2 plus F3 plus dot 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 बराबर क्या होना चाहिए? 0। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला जितना भी फोर्स है, सारे फोर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो कितने के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन कहीं पे है तो हम बोलेंगे बॉडी कौन से कंडीशन में चल रही है? फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रही है। बॉडी रेस्ट पे होगा, नहीं तो बॉडी मोशन पे। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो फॉर्मूला क्या बन गया न्यूटन फर्स्ट लॉ का? ये तो होगी डेफिनेशन कि बॉडी रेस्ट पे होगा या बॉडी मोशन करेगा। फॉर्मूला बन गया कि F नेट बराबर क्या होना चाहिए? 0। बॉडी का जो टोटल फोर्स है वो क्या होना चाहिए? 0। अगर फोर्स कहीं पे 0 है, इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन जो होगा ना, A नेट, ये भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब हम बोलेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसको बोलते हैं हम लोग इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्लियर है इतना? न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही बोला जाता है, इनर्शिया बोला जाता है। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम उसको बोलते हैं। न्यूटन के कौन से लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? फर्स्ट लॉ का इनर्शिया का रूल आपको पता चल गया। रेस्ट में होना चाहिए, मोशन करेगा, F नेट 0 होगा, A नेट 0 होगा, और टोटल फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर है इतना? आया समझ में? इसको रफ कर दो। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ देखो। अब अभी आपने देखा फर्स्ट लॉ में अगर बॉडी रेस्ट पे है और मोशन कर रही है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ। लेकिन आप सोचो कि जब कोई बॉडी मोशन करती है तो उसको रोकने के लिए भी आपको फोर्स ही लगाना पड़ता है ना? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और उसको मोशन में लाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। यानी रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा, और कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको बढ़ाने के लिए भी, आगे लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर है? तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, ये बोला जाता है F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे मास आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ध्यान देंगे, अच्छा सेकेंड लॉ को डेफिनेशन की बात करें, इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अगर किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज हो रहा है, हम उसको बोलते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। किसी बॉडी के चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलेंगे? न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलते हैं। फॉर्मूला बनता है F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बनता है फॉर्मूला?
F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन है इस बॉडी का, F यहाँ पे फोर्स है बॉडी का, और m क्या है, मास है जो कांस्टेंट है। लेकिन न्यूटन का सेकेंड लॉ, ये फार्मूला 100% सही नहीं, ये फार्मूला 100% सही नहीं है, ये गलत है। फिर 100% सही क्या होगा? अभी आपको बोला गया यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, क्या बोला गया है? चेंज इन मोमेंटम, किसी बॉडी के मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला बनता है मास इनटू वेलोसिटी। फिर 100% सही क्या बनेगा? इसका बनेगा फॉर्मूला F बराबर m dv by dt प्लस v dm by dt s। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये फॉर्मूला जो है ये हमारा 100% सही फॉर्मूला है। कैसे? अगर यहाँ पे मास कांस्टेंट रखेंगे dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। और यहाँ पे अगर मास आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट चीज को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है? जीरो हो जाता है। तो यहाँ से मैं प्रूफ कर दूंगा कि m को m रहने दीजिए, और मैं बोला हूँ dv by dt क्या बनेगा? एक्सेलरेशन, यहाँ हो जाएगा a, और ये v को रहने दे, dm मास क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो, यहाँ हो जाएगा जीरो, तो v इंटू जीरो क्या हो गया? जीरो। क्या बना फॉर्मूला? F बराबर आया m इंटू a। यहाँ से मैंने भी प्रूफ कर लिया। एक और इसको प्रूफ किया जा सकता है कि मान लो कहीं पे कि हमारा मास कांस्टेंट नहीं, मास वेरिएबल है। मास क्या है? वेरिएबल है। अगर मास वेरिएबल है, मास कहीं पे वेरिएबल है, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसका यूज हम कहां करते हैं वो भी आप समझ ले। मान लो कि कोई एक रॉकेट है, कोई एक रॉकेट है, रॉकेट ऊपर जा रही है v स्पीड से। रॉकेट के अंदर में तो फ्यूल रखा जाता है ना? फ्यूल और ऊपर से रॉकेट कुछ मास होता है। सब मान लो इसका मास जो है 10 kg है, 10 kg, के मतलब 1000 किलो में के यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, किलो। अब देखो जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा तो रॉकेट का जो मास है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। मास वेरी किया कि कांस्टेंट रहा। जब रॉकेट को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो मास तो ज्यादा मिलेगा इसमें, है ना? क्या मिलेगा? मास ज्यादा मिलेगा। जैसे से ऊपर जाएगा देखेंगे क्या, इसमें स्मोक जो है बाहर निकलना शुरू करेगा। इसका स्मोक बाहर निकलेगा ना, ईंधन जलेगा, फ्यूल जलेगा, कंबशन होगा, मास धीरे धीरे कम हो जाएगी कि उतना ही रहेगा? कम हो जाएगा ना। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। आई रिपीट वन अगेन, न्यूटन सेकंड लॉ किसको बोलते हैं? किसी बॉडी के चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है? एक फॉर्मूला यहाँ पे है F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला 100% सही नहीं है। 100% सही फॉर्मूला है F बराबर m dv by dt प्लस v dm by dt। यहाँ पे अगर मास कांस्टेंट है उसके लिए भी वैलिड है, अगर मास वेरिएबल है उसके लिए भी ये सही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब न्यूटन थर्ड लॉ तो सबके लिए बहुत इजी है। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, थर्ड लॉ बोलता है कि किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाते हैं, जितना फोर्स आप किसी बॉडी पर लगाते हैं बिल्कुल उतना ही फोर्स सामने वाली बॉडी भी आप पे लगाती है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन का क्या मिलेगा आपको? रिएक्शन मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। अगर कहीं पे आपने किसी बॉडी पे, मान लो बॉडी 1 है, बॉडी 1 पे टू फोर्स, दो बॉडी है, बॉडी 1 और बॉडी 2, तो 1 ने अगर 2 पे फोर्स लगाया तो सामने जो होगा दूसरी जो बॉडी होगी ये जो फोर्स लगाएगा ये F 1 लगाएगा, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क हो जाएगा माइनस का। दोनों का फोर्स क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। फोर्स क्या मिलेगा? सेम। फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी, फोर्स विल बी सेम बट इन opposite
डायरेक्शन। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। और रिएक्शन लगा है तो एक्शन का रिएक्शन मतलब आप सामने भी किसी को फोर्स लगाएंगे ना, सामने वाली बॉडी भी आपको उतना ही फोर्स लगाएगी, सेम उतना ही फोर्स लगाएगी। इसमें यूज किया है सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा उसका ऑपोजिट रहेगा। अगर आपने किसी बॉडी पे ऐसा फोर्स लगाया है, एक फोर्स की वैल्यू है F, तो सामने वाली जो बॉडी है, ये वाली बॉडी इसको उतना ही फोर्स लगाएगी, दिस इज द F। बट ये इधर जा रहा है और ये वाली बॉडी इधर आ रही है। अगर ये पॉजिटिव है, ये वाला क्या बनेगा नेगेटिव। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम, बट डायरेक्शन होगा अपोजिट। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं रिपीट कर दूं या समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिजिक्स कंपनी में आपका स्वागत है। थैंक यू।